नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे सीटेट पेडागोजी 2023 पेपर 1 और 2 दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्लास। सीटेट के अंदर हिंदी का जो पोजीशन आता है तो हिंदी 30 नंबर की आती है, तो 30 में से 15 नंबर की पेडागोजी और 15 नंबर में गद्यांश, पद्यांश और प्लस व्याकरण आती है। तो आज हम इस क्लास के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश देखेंगे। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इस वीडियो से 15 नंबर का जो पेडागोजी का जो भाग आता है तो आप पूरे 15 में 15 प्रश्न कर पाएंगे हल। तो देखते हैं, इस क्लास के माध्यम से देखें। प्रश्न नंबर 1, भाषा का प्राथमिक रूप है। भाषा का प्राथमिक रूप क्या होता है? तो बच्चा जब छोटा होता है तो शुरुआती रूप में बच्चा किस प्रकार से सीखता है? तो वो सीखता है सांकेतिक, यानी कि संकेत के माध्यम से। तो भाषा का जो प्राथमिक रूप है वो है सांकेतिक। भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? सांकेतिक। प्रश्न नंबर 2, भाषा क्या है? भाषा क्या है? तो भाषा संस्कृत के भाष धातु से निर्मित है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। और भाषा क्या है? व्यावहारिक है। भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है और भाषा व्यावहारिक है। प्रश्न नंबर 3, भाषा अर्जन में। भाषा अर्जन क्या है? तो भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक है। जब बच्चा होता है तो कोई भी प्राणी हो स्वयं से यानी अपने आप भाषा को अर्जित कर लेते हैं, उसे कहते हैं भाषा अर्जन। भाषा अर्जन। तो भाषा अर्जन क्या? सहज है, स्वाभाविक है। समाज या परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है भाषा अर्जन में, और समाज की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है भाषा अर्जन के लिए। प्रश्न नंबर 4, भाषा अधिगम क्या है? भाषा अधिगम लर्निंग करना, यानी कि सीखना। तो ये जो अधिगम जो होता है वो किसी के द्वारा सीखा जाता है, किसी के द्वारा सिखाया जाता है। तो ये प्रयासपूर्ण है। बच्चा इसमें प्रयास करेगा, प्रयास जन्य है। बच्चा इसमें प्रयास करेगा तभी अधिगम कर पाएगा। लेकिन अर्जन में ऐसा कुछ नहीं है। अर्जन में बातों को अपने आप सीख लेता है, तो उसे कहते हैं भाषा अर्जन। तो भाषा अर्जन सहज स्वाभाविक है, समाज परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषा अधिगम में प्रयासपूर्ण है, प्रयासजन्य है और विद्यालय या अन्य से सीखा जाता है। प्रश्न नंबर 5, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग। एक बहुभाषिक कक्षा है। बच्चे अनेक स्थान से आते हैं और अनेक प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, उसे कहते हैं बहुभाषिक कक्षा। बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग करता है। और एक बच्चा है, प्रत्येक बच्चा अपनी अपनी मातृभाषा का प्रयोग करता है तो उसे हम मारेंगे नहीं डांटेंगे नहीं, उसे सजा देंगे। बल्कि क्या करें, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की जो मातृभाषा है उसे स्वीकार करें, उसे सम्मान देना चाहिए, उसे स्वीकार करें। प्रश्न नंबर 6, बच्चे का भाषाई विकास सर्वाधिक निर्भर करता है। तो बच्चे का भाषाई विकास किस बात पर अधिक निर्भर करता है? वो करता है समृद्ध परिवेश भाषा पर। यानी कि बच्चे की जो भाषा सीख रहा है तो उसका परिवेश कैसा है। प्रश्न नंबर 7, अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना संबंधित है। पियाजे महोदय बताते हैं कि बच्चा अहम केंद्रित होता है। तो अहम केंद्रित भाषा की जो संकल्पना दी थी वो पियाजे साहब ने दी थी। उसी बात को प्रश्न नंबर 8 में देखें, आत्म केंद्रित भाषा। तो आत्म केंद्रित भाषा की संकल्पना वाइगोत्स्की ने दी थी। और वाइगोत्स्की बताते हैं अंतःवाक की संकल्पना, कि बच्चे के अंदर बच्चा किससे सीखता है? समाज से सीखता है। समाज और संस्कृति के माध्यम से बच्चा सीखता है, ये वाइगोत्स्की महोदय बताते थे। प्रश्न नंबर 9, भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना। भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना। तो भाषा सीखना तो एक छोटी बात है, लेकिन भाषा के बारे में सीखना ये अलग बात है। तो दोनों भिन्न भिन्न संकल्पना हैं, अलग अलग तरीके हैं। भाषा सीखना अलग बात है, भाषा के बारे में सीखना अलग बात है। तो दोनों अलग अलग, ये दोनों भिन्न भिन्न संकल्पना हैं। प्रश्न नंबर 10, करता है तो उसका परिचय क्या होता है? उसके मौलिक विचार। बच्चा जब लेखन करता है तो बच्चा अपने मौलिक विचारों को प्रस्तुत करता है। प्रश्न नंबर 11, वाणी और लेखन में मूल अंतर है। वाणी और लेखन में मूल अंतर क्या है? तो वाणी चेतन प्रयास से होती है, वाणी चेतन से आती है, और लेखन स्वाभाविक है, यह एक तरह की बातचीत है। तो लेखन कौशल क्या है? एक तरह की बातचीत है, और वाणी क्या है? चेतन है। प्रश्न नंबर 12 की अगर बात करें
तो भाषा का प्रमुख प्रकार्य क्या है? भाषा का प्रमुख प्रकार्य है, तो भाषा का जो प्रमुख कार्य है वो संप्रेषण करना, परस्पर बातचीत करना, आपस में बातचीत करना, समूह चर्चा करना, यह संप्रेषण के माध्यम से भाषा का प्रमुख कार्य माना जाता है। प्रश्न नंबर 13, भाषा अर्जन, भाषा जन्मजात, भाषा अंतर्निहित क्षमता। तो ये किसने बताई थी? ये कथन है चॉम्स्की का कि भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है, भाषा अर्जन की क्षमता अंतर्निहित होती है। ये दोनों कथन किसने बताए थे? चॉम्स्की महोदय ने बताए थे। प्रश्न नंबर 14, भाषाई कौशल, भाषाई कौशल कितने होते हैं? तो भाषाई कौशल 4 हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इन्हें दो दो कौशलों को अलग अलग बांटा गया है। तो पहला होता है ग्रहणात्मक कौशल, हम अब किसी की बात को ग्रहण करें तो सुनकर ग्रहण करेंगे या पढ़कर ग्रहण करेंगे। तो सुनना और पढ़ना ये ग्रहणात्मक कौशल है, बोलना और लिखना ये अभिव्यंजनात्मक या उत्पादक कौशल है। उत्पाद कौशल या उत्पादक कौशल ये अभिव्यंजनात्मक कौशल हैं। आप किसी बात को बोल रहे हैं तो बोलकर दूसरे के सामने प्रोडक्शन करना, अपनी बात को अभिव्यक्त करना, तो वो कहलाता है अभिव्यंजनात्मक कौशल। कौन? बोलना। या फिर लिखने के माध्यम से करें तो वो भी क्या है? उत्पादक कौशल या अभिव्यंजनात्मक कौशल है। सुनकर किसी की बात को जब सुनते हैं तो उसको ग्रहण किया जाता है, पढ़ते हैं तो उसका अर्थ और अनुमान लगाया जाता है। तो पढ़ना क्या है? पढ़ने में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो अर्थ का अनुमान लगाना। लिखना एक तरह की बातचीत है। नोट, अनिवार्य नहीं है कि चारों कौशल क्रम से ही सीखे जाते हैं। चारों के चारों कौशल सभी अंतः संबंधित होते हैं, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है कि चारों कौशल क्रम से ही सीखे जाएं। प्रश्न नंबर 15, पढ़ना सीखने में महत्वपूर्ण है। पढ़ना सीखने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? बाल साहित्य का प्रयोग। बाल साहित्य का प्रयोग, बच्चा किस प्रकार से सीखना चाहता है उसी का प्रयोग करना चाहिए। तो पढ़ना सीखने में सबसे महत्वपूर्ण है बाल साहित्य का प्रयोग करना। प्रश्न नंबर 16, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। तो मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, तो क्या कमी हुई इसमें? मैंने चाट खाई और फिर मैं हंसा या हंसी, तो मैंने नहीं, मैं आता है यहाँ पे। तो व्याकरण नियमों की जानकारी ना होना, तो बच्चे के अंदर क्या है? व्याकरण के नियम की जानकारी नहीं है। प्रश्न नंबर 17, भाषा शिक्षण में एक संसाधन है। तो बहुभाषी कक्षा, बहुभाषी कक्षा में भाषा शिक्षण में एक संसाधन है बहुभाषी कक्षा, और बहुभाषी कक्षा बच्चों की मातृभाषा को स्वीकार करना चाहिए। प्रश्न नंबर 18 की बात करें। प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 18 कहता है भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक है। तो भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? एक साधन है। और पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए? परिवेश से जुड़ी विषय होनी चाहिए। तो पाठ्य पुस्तक में परिवेश से जुड़े हुए विषय होने चाहिए, और पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में एक साधन का कार्य करती हैं। प्रश्न नंबर 19, भाषा संबंधी क्रमित प्रगति का लेखा जोखा रखना या प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यह भाषा संबंधी क्रमित प्रगति का लेखा जोखा रखा जाता है किसमें? पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो में। प्रश्न नंबर 20, लेखन क्षमता के आकलन में महत्वपूर्ण है। लेखन क्षमता के आकलन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? मौलिकता, कल्पनाशीलता और विचारों की स्पष्टता। तो लेखन क्षमता का जब आकलन किया जाता है तो मौलिकता होनी चाहिए, कल्पनाशीलता होनी चाहिए और विचारों की स्पष्टता होनी चाहिए। किस प्रकार से बच्चा अपने विचारों को स्पष्ट रूप से लिख पा रहा है या बोल पा रहा है। प्रश्न नंबर 21 की अगर बात करें तो पढ़ने की क्षमता आकलन में महत्वपूर्ण है। तो पढ़ने की क्षमता है, लेखन की क्षमता में मौलिकता, कल्पनाशीलता, विचारों की स्पष्टता, लेकिन पढ़ने की क्षमता में आकलन में महत्वपूर्ण क्या है? अनुमान लगाना, अर्थ को समझना, पढ़ने में प्रभाव। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 20। तो प्रश्न नंबर 20 की अगर हम बात करें तो निदानात्मक शिक्षण क्या होता है? निदान का मतलब होता है समस्या का पता लगाना, समस्या का पता लगाना, उसका निदान करना, जानकारी ग्रहण करना, जानकारी प्राप्त करना। तो निदानात्मक शिक्षण होता है समस्या का पता लगाना। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? प्रश्न नंबर 21 में उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? जब समस्या की जानकारी हो गई तो समस्या की पहचान करके उसे ठीक करना, यह कहलाता है उपचारात्मक शिक्षण। प्रश्न नंबर 22, भाषा शिक्षक के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा शिक्षक के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? भाषा में विभिन्न संदर्भों का प्रयोग करना,
आप एक अध्यापक हैं तो अध्यापक को विभिन्न प्रकार के संदर्भों का प्रयोग करना चाहिए, तभी कक्षा प्रभावी होगी, तभी बच्चा अच्छी तरीके से सीख पाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। तो प्रश्न नंबर 23 की अगर हम बात करें, प्रश्न नंबर 23, तो प्रश्न नंबर 23 क्या कौन सा है भाई? प्रश्न नंबर 23 बच्चे के व्यक्तिगत निर्माण में महत्वपूर्ण है। बच्चे के व्यक्तिगत निर्माण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? मातृभाषा। बच्चे का अगर व्यक्तित्व निर्माण करना है तो उसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो होती है उसकी मातृभाषा की, उसकी मातृ। प्रश्न नंबर 23 बच्चे के व्यक्तिगत निर्माण में महत्वपूर्ण है। तो बच्चे का अगर व्यक्तिगत निर्माण करना है तो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण होती है वो होती है बच्चे की मातृभाषा, बच्चे की मातृभाषा। प्रश्न नंबर 24 भाषा की पढ़ाई। भाषा की पढ़ाई का तात्पर्य क्या है? समूची पाठ्यचर्या में व्याप्त होती है। बच्चे की जो भाषा की पढ़ाई होती है वो समूची पूरी पाठ्यचर्या में व्याप्त होती है। प्रश्न नंबर 25 भाषा की कक्षा में कहानी सुनने का मूल उद्देश्य क्या है? बच्चा कक्षा में कहानी सुन रहा है तो उसका मूल उद्देश्य क्या है? तो बच्चे का कहानी सुनने से कल्पना शक्ति का विकास होता है, बच्चे की कल्पना शक्ति का विकास होता है। प्रश्न नंबर 26 सस्वर पाठन में महत्वपूर्ण है। सस्वर पाठन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? वो है एकांकी। एकांकी के माध्यम से बच्चा सस्वर पाठन करता है। प्रश्न नंबर 27 भाषा सभी विषयों के है। तो भाषा सभी विषयों के किसमें? केंद्र में है। तो भाषा सभी विषयों के केंद्र में है। प्रश्न नंबर 28 भाषा सीखने सिखाने में महत्वपूर्ण है। भाषा सीखने और सिखाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? भाषा का आकलन करना, भाषा का परिवेश, बच्चे की भाषा का आकलन करना, भाषा का परिवेश, भाषा की पाठ्य पुस्तक कैसी हैं। प्रश्न नंबर 29 भाषा सीखने की प्रक्रिया में मुख्यतः क्या है? वाइगोत्स्की के अनुसार। तो भाषा सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है समाज, सांस्कृतिक, परिवेश। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा समाज और संस्कृति या परिवेश से सीखता है। प्रश्न नंबर 30 भाषा की पाठ्य पुस्तक में किस विधा को अधिक महत्व देंगे? तो भाषा की पाठ्य पुस्तक है उसमें से आप किस विधा को अधिक महत्व देंगे? वो है कहानी। बच्चा कहानी के माध्यम से अधिक सीखता है, कहानी के माध्यम से अधिक सीखता है। प्रश्न नंबर 31 मूल्यांकन क्या है? तो मूल्यांकन कई तरीके का होता है। तो पहला जो है इसका प्रकार वो है रचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन या निर्माणात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है? बच्चे की लगातार प्रतिपुष्टि करने के लिए रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। ये पाठ के बीच बीच में किया जाता है। जैसे शिक्षक बच्चों को पाठ पढ़ा रहा है और उसके बीच बीच में ही बच्चों को उठा उठाकर उनसे प्रश्न पूछता है, तो ये कहता है रचनात्मक मूल्यांकन। बच्चे का इसमें अपसारी चिंतन होता है, बच्चे का इसमें अपसारी चिंतन होता है। अगला जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन का जो प्रकार है वो है योगात्मक मूल्यांकन या सत्र के अंत में होता है, चाहे तिमाही हो, छमाही हो या वर्ष हो। तो सत्र के अंत में होता है जो मूल्यांकन। इसमें शिक्षक क्या करता है? शिक्षक पाठ पढ़ाने के बाद प्रश्न पूछता है। पहले पूरा पाठ पढ़ा दिया जाता है, उसके बाद में इसका अध्यापक जो है वो बच्चों से प्रश्न पूछता है। तो ये कहलाता है योगात्मक या अंतिम मूल्यांकन या संकल्पनात्मक मूल्यांकन। निदानात्मक मूल्यांकन कौन सा होता है? बच्चों की असफलता के कारण का पता लगाना। बच्चे ने कितना सीखा है, उस क्यों बच्चा बार बार नहीं सीख पा रहा है, उसकी असफलता का कारण का पता लगाना, ये कहलाता है निदानात्मक मूल्यांकन। प्रश्न नंबर 32 मूल्यांकन के गुण। तो मूल्यांकन के कौन कौन से गुण होते हैं? वैधता। प्रश्न जो बने हुए हों, प्रश्न जो भी हो वो क्या हो? वैध हो। क्या हो? वैध हो। विश्वसनीयता हो, प्रश्नों में क्या हो? विश्वसनीयता हो। वस्तुनिष्ठता हो, शुद्धता हो उसमें, वस्तुनिष्ठता हो। व्यापकता हो, उसका प्रचार प्रसार सही हो, व्यापक हो, बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। उपयोगिता, उसका क्या उपयोग है? विभेदीकरण, तब उसका क्या करना चाहिए? विभेद करना चाहिए। तो मूल्यांकन के गुण वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, उपयोगिता और विभेदीकरण। आपसे पूछेगा मूल्यांकन का पहला गुण कौन सा? वो वैधता। अंतिम गुण है विभेदीकरण। यह इनका क्रम पूछ सकता है। प्रश्न नंबर 38 मूल्यांकन आकलन के प्रतिमान है। मूल्यांकन कहें या आकलन कहें कि प्रतिमान क्या क्या है? तो पहला जो है वो अधिगम के लिए आकलन। अधिगम के लिए आकलन, तो अधिगम के लिए आकलन कहें या निर्माणात्मक मूल्यांकन कहें। तो अधिगम के लिए आकलन, कार्य कराते समय बीच बीच में प्रतिपुष्टि करना। जैसे
महिला है सब्जी बनाती हैं, तो सब्जी बनाने से पहले नमक डालने से पहले सब्जी में तो उसको टेस्ट करके देखती हैं, तो ये कहलाता है अधिगम केलिया आकलन। अधिगम केलिया आकलन कि नमक इसमें कम है या ज्यादा है। तो कार्य करते समय बीच बीच में उसकी प्रतिपुष्टि, उसका फीडबैक देखते रहना, वो कहलाता है अधिगम के लिए आकलन। प्रश्न नंबर 2, वो मूल्यांकन आकलन का प्रतिमान दूसरा, अधिगम का आकलन। अधिगम का आकलन, तो अधिगम का आकलन क्या कहलाता है? योगात्मक मूल्यांकन। तो अधिगम का आकलन बच्चों को भ्रमण पर ले जाने पर जब वापस आए तब उनसे प्रश्न पूछना। यदि आप बच्चों को भ्रमण पर ले जा रहे हैं और भ्रमण पर ले जाने के बाद जब वापस आते हैं तब उनसे प्रश्न पूछते हैं अध्यापक जी, तो वो कहलाता है अधिगम का आकलन। अधिगम का आकलन। अगला है अधिगम के रूप में आकलन। अधिगम के रूप में आकलन, तो इसमें क्या होता है? छात्र अपने अनुभव तथा अन्य लोगों के बारे में गुणवत्तापूर्ण सूचना ग्रहण करता है। छात्र अपने अनुभवों को प्रदर्शित करता है, अपने अनुभवों को अन्य लोगों की गुणवत्ता जानने के लिए। तो आकलन के प्रतिमान कौन कौन से? अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन। अधिगम के लिए आकलन कार्य के बीच बीच में करते रहना, का आकलन बाद में करना, अधिगम के रूप में अपने अनुभव के आधार पर गुणवत्तापूर्ण बड़े जो अन्य लोग होते हैं उनसे पूर्ण सूचना को प्राप्त करना। प्रश्न नंबर 34, पढ़ने संबंधी विकार है। तो पठन में जो होता है वो होता है डिसलेक्सिया। यदि बच्चे पर पढ़ना नहीं आता है तो उसको कौन सी परेशानी है? उसको है डिसलेक्सिया परेशानी, डिसलेक्सिया विकार। तो पढ़ने में मरा को राम, राम को मरा पढ़ना, सा को बाज पढ़ना, बाज को सा पढ़ना, तो ये है पठन संबंधी विकार। तो इसमें डिसलेक्सिया विकार होता है, डिसलेक्सिया परेशानी होती है, डिसलेक्सिया बीमारी। प्रश्न नंबर 35, लेखन संबंधी विकार क्या है? यदि एक व्यक्ति है उस पर लिखना नहीं आता, लिखना कम आता है, तो उसे होती है डिसग्राफिया। तो ग्राफ कैसे बनता है? लिख करके। ग्राफ कैसे बनता है? लिख करके। तो लेखन में हो जाएगा डिसग्राफिया, डिसग्राफिया। प्रश्न नंबर 36, गणित संबंधी विकार है। एक बच्चे पर गणित कम आता है तो उसे कौन सा विकार है? उसे है डिसकैलकुलिया। तो कैलकुलेटर क्या करता है? गणित संबंधी गणना करता है। तो गणित किससे संबंधित है? कैलकुलिया, डिसकैलकुलिया। लेखन ग्राफ बनता है तो लेखन में है डिसग्राफिया, और पढ़ने संबंधी विकार है डिसलेक्सिया। प्रश्न नंबर 36 क्या कहता है? गणित संबंधी विकार डिसकैलकुलिया। प्रश्न नंबर 37, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण है। भाषा की जो पाठ्य पुस्तक होती है बच्चों की, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? तो उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आकर्षक चित्र बने हुए हों। बच्चे अलग अलग प्रश्नों पर अनेक प्रकार के चित्र हों तो बच्चा आकर्षक चित्रों से अधिक सीखता है। प्रश्न नंबर 38, बच्चे पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले जानते हैं। तो बच्चे जो शुरुआती समय में पहली कक्षा में जब प्रवेश लेता है तो उससे पहले बच्चा क्या जानता है? स्वयं की अभिव्यक्ति जानता है, स्वयं अभिव्यक्ति को बच्चा जानता है पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले। प्रश्न नंबर 39, भाषा की पाठ्य पुस्तक में महत्वपूर्ण पक्ष है। भाषा की जो पाठ्य पुस्तक होती है उसमें महत्वपूर्ण पक्ष क्या होता है? पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन करना। उसमें जो पाठ होते हैं तो उनका उद्देश्य, किस उद्देश्य से उस पाठ को रखा गया है, तो उसका पूर्ण चयन करना होता है। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक में महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन करना। प्रश्न नंबर 40, सतत आकलन का उद्देश्य क्या है? सतत आकलन का मतलब है बच्चे का लगातार आकलन करते रहना। इससे ये पता पड़ता है कि बच्चे ने कितना सीखा है। सतत आकलन का मतलब तात्पर्य है बच्चे ने कितना सीखा है, बच्चे ने कितना सीखा है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।